था प्रथम। मुअज्जम नाम था वास्तव में इसका। औरंगजेब के 3 बेटे थे, एक का नाम था मुअज्जम, एक का नाम था आजम, एक का नाम था कामबख्श, जो इस समय थे। एक बेटा और था अकबर, जिसको हम राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि वो दुर्गादास राठौड़ उससे विद्रोह करवा देता है। बाद में वो संभाजी के पास साउथ इंडिया में रहा था, कालांतर में यहां से भाग गया था और ईरान के राजा के पास चला गया था और वहीं मर गया था बाद में। तो वो उसका किस्सा पहले खत्म हो गया था। 3 बचे हुए आपके, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। औरंगजेब खूब बड़ी उम्र लेके मरा था 1707 के अंदर। 1556 के आसपास में वो राजा बन जाता है और तब से लेके देख लो आप 1707 तक 50 साल का टाइम तो उसने राजा बनाने में निकाला था। तो उसके बेटे खुद ही बूढ़े हो गए थे। मुगलों में व्यवस्था भी थी कि बाप के मरने के बाद सारे भाई आपस में लड़ते, एक भाई बाकी सबको मार देता और मार के राजा बनता। इनमें जो चंचल प्रवृत्ति का बंदा था वो था आजम। और जैसे ही मुअज्जम, औरंगजेब के मरने के बाद मुअज्जम ने कहा कि मैं बादशाह बनूंगा, तो आजम ने कहा कि ना, एक चादर में 2 दरवेश नहीं सो सकते, एक चादर में 2 साधु दरवेश नहीं रह सकते, फकीर, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो मुअज्जम ने कहा 2 का है, अकेला हूं मैं। उसने कहा भैया अकेले नहीं हो, पहले लड़ाई करनी पड़ेगी, युद्ध करो और युद्ध करके बन जाओ बोले। मुअज्जम ने कहा आजा। तो मुअज्जम और आजम के बीच में एक युद्ध होता है, जाजऊ का युद्ध। याद रखना भाई, ये कोई पूछ लेगा कि जाजऊ का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो जाजऊ का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? मुअज्जम और उसके छोटे भाई आजम के बीच में। 1707 के अंदर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। आजम को मार दिया गया और आजम को मार के मुअज्जम था वो 63 साल की उम्र में मुगल बादशाह बना। सबसे अधिक उम्र में यही मुगल बादशाह बना था। हालांकि मुगल बादशाह बनने के बाद इसका जो एक भाई और था कामबख्श, ये साउथ इंडिया में था, हैदराबाद था, और ये वहां हैदराबाद में पंगे ले रहा था। ये भी कह रहा था मैं मुगल बादशाह हूं। गया बहादुर शाह गया, इसने हैदराबाद के पास में एक छोटी मोटी झड़प हुई, उसमें कामबख्श को भी पकड़ के मार दिया था। अपने दोनों भाइयों को मार के राजा बनता है। पर अपने ये वाला युद्ध ज्यादा याद रखना, मुअज्जम आजम वाला जो युद्ध है, जाजऊ का युद्ध है, ये अपने घटना याद रखना। कोई सिंपल पूछेगा आपसे कि जाजऊ का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, तो औरंगजेब के 2 बेटों मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ था। और मुअज्जम 63 साल की उम्र में मुगल बादशाह बनता है। कोई पूछे सबसे अधिक साल की उम्र में मुगल बादशाह कौन बना था, तो मुअज्जम। और बादशाह बना तब उसने कहा अपना नाम चेंज, अब से कोई मुअज्जम नहीं कहेगा रे अपने को, अब अपना नाम है बहादुर शाह। तो उसने अपना नाम क्या रख लिया? बहादुर शाह। सबके नाम इन चेंज हो जाते थे। अकबर का नाम था जलाल, बादशाह बना तो अकबर। सलीम, जहांगीर। खुर्रम, शाहजहां। आलमगीर, औरंगजेब। नाम वगैरह चेंज कर ही लेते थे। हालांकि इसका एक मुअज्जम नाम मिलता है, एक इसका नाम शाह आलम भी मिलता है, शाह आलम भी बोलते थे इसको। इसने कहा ना तो मुअज्जम ना शाह आलम, अपना तो नाम क्या होगा आज के बाद में? बहादुर शाह। तो बहादुर शाह नाम से मुगल बादशाह बना था। बुढ़ापे में जाके बना था। औरंगजेब थोड़ा कट्टर टाइप का आदमी था। उसने अपनी पूरी जिंदगी जोधपुर के अजीत सिंह को राजा नहीं बनने दिया था। हम पढ़ते हैं कि दुर्गादास राठौड़ 30 साल तक अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए प्रयास करता रहा कि जोधपुर का राजा जसवंत सिंह 1678 में मर गया था, और उसके बाद औरंगजेब ने जोधपुर के अंदर अजीत सिंह को तो राजा नहीं बनने दिया। 1707 में जब तक वो नहीं मरा था, लड़ाइयां चलती रही, पर उसने जोधपुर का राजा नहीं बनने दिया। पर बहादुर शाह बुढ़ापे में बना था, इसने अब मरने दो, लड़ाइयां किससे हो। और इधर मेवाड़, मारवाड़, आमेर के बीच में देबारी समझौता और हो जाता है 1708 में। तीनों मिल गए। बहादुर शाह को पता चला है राजस्थान की तीनों बड़ी रियासतें मिल गई, पार वैसे नहीं पड़नी है। उसने कहा भाई साहब क्यों संधियां कर रहे हो, मैं तुम्हें राजा मानने के लिए तैयार हूं। और उसने भी 1708 में बाद में अजीत सिंह के साथ समझौता कर लिया था। हालांकि समझौते से पहले अजीत सिंह और सवाई जयसिंह दोनों यहाँ मुगल सेना को सांभर के युद्ध के अंदर हराते हैं और जोधपुर, जयपुर पे कब्जा कर लेते हैं। समझौते का मतलब उसने मान्यता दे दी भाई हाँ मैं मानता हूं तुमको। तो एक तो जो लंबे समय से अजीत सिंह के साथ में पंगा चला आ रहा था, उस अजीत सिंह वाले पंगे को उसने सोल्व कर लिया। सिखों के साथ में भी लड़ाई चल रही थी। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो थे, वो औरंगजेब के खिलाफ लड़ ही रहे थे। औरंगजेब ने उससे पहले जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर जी, उनका सिर कटवा दिया था, मरवा दिया था उनको, जिनके स्थान पर आज भी शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है दिल्ली के अंदर। अभी थोड़े दिन पहले जो मोदी जी जाके आए थे, अभी थोड़े दिन पहले, तो वो गुरु तेग बहादुर का गुरुद्वारा था रकाबगंज में, जहां पर वो जाकर आए थे। 9वें गुरु जी रहे थे जो। तो गुरु गोविंद सिंह जी उसके बाद लगातार लड़ ही रहे थे।
पर अब बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह जी से भी समझौता कर लिया, ठीक है आप लड़ाई बंद करो, आप अपने इलाके में रहो और हम हमारे इलाके के अंदर रहेंगे। हालांकि स्थायी दोस्त तो नहीं बना पाया था, पर उसने एक बार सीज फायर टाइप का करवा लिया था, इनके साथ समझौता कर लेता। शाह ए बेखबर कहा जाता है, उसकी एक उपाधि है। 63 साल का आदमी था। शाह आलम तो मैंने बता ही दिया, उसका एक और नाम था, शाह आलम तो याद रहे नहीं रहे, शाह ए बेखबर याद रहे। अब कोई 63 साल में जाके राजा बनेगा तो किस बात की खबर रखनी है, तो ऐसा शाह जो कोई खबर ही नहीं रखता था, बेखबर रहता था, इसलिए इतिहासकारों ने नाम क्या कर दिया उसका, शाह ए बेखबर। एक इतिहासकार वे सिडनी ओवेन, उन्होंने कहा भाई साहब कितने भी बेखबर हो, पर ये लास्ट बादशाह है जिसके बारे में दो ढंग की बातें कही जा सकती है। इसके बाद वाले तो इतने बेलखने हैं, इतने लिचड़ हुए कि उनकी तो बात करना भी ढंग की बात नहीं है, नाम मत लो उनका, तो ये ले दे के फिर भी थोड़ा बहुत तो ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन सिडनी ओवेन, इतिहासकार का नाम है, वो कहते हैं he was the last मुगल एम्परर of whom anything favorable can be said, जिसके बारे में थोड़ी बहुत अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, वो अंतिम बादशाह था। तो वो कौन था, तो आपके बहादुर शाह था। किसने कहा ऐसा, तो ऐसा सिडनी ओवेन कहते हैं। अगला जहांदार शाह। अब 1707 में तो बहादुर शाह बना ही था, बुढ़ापे में बना, मरमुर आ गया जल्दी, तो 1712 में तो मर ही गया था। उसके बेटे आपस में लड़े। अब क्या होता था, जब राजा पावरफुल होता है ना, तो उसके मंत्री हमेशा उसके दबाव में काम करते हैं। जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब पावरफुल रहे तो सारे मंत्री वजीर जितने भी थे उनके अंडर में काम करते थे। जब राजा पावरफुल नहीं होता ना, तो मंत्री हमेशा उग्र हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं। तो अब मंत्रियों की चलने लग गई थी, और मंत्री कठपुतलियों की तरह इन मुगल बादशाहों को नचाते थे, जिसके जी में आती उसको बिठा देते। जो मंत्री पावरफुल होता अपने हिसाब से डिसीजन ले लिया करता। और इस समय एक पावरफुल मंत्री था जुल्फिकार खान। इसके पिताजी थे असद खान। असद खान लगभग 31 साल का टाइम पीरियड था कि वो औरंगजेब के टाइम में वजीर रहे थे। लगातार इतने 31 साल तक कोई मुगल बादशाह के दरबार में रहे, वजीर के महत्वपूर्ण पद पर रहे, तो उसकी वैसे चलने लग जाएगी। उसका बेटा ही पावरफुल हो गया था, तो जुल्फिकार खान पावरफुल था। ये 3-4 भाई जहांदार शाह जब आपस में लड़े, तो उसने जहांदार शाह का पक्ष लिया और जहांदार शाह को बना दिया। बाकी ये तो खूब ही बेलखना था, दहापकी बेलखना आदमी था, पर जुल्फिकार खान की सहायता से बन गया, तो इसने जुल्फिकार खान को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। इसने जजिया कर हटा दिया था। हिंदू राजाओं ने कईयों ने साथ दिया, फिर थोड़ा हिंदू अधिकारी भी थे, थोड़े दरबार में अधिकारियों की चलती थी। जुल्फिकार खान भी उन हिंदू अधिकारियों की सहायता लेता था। उसने कहा जजिया हटा दो तो हिंदू थोड़े राजी रहेंगे, तेरे फेवर में हिंदू राजा और बने रहेंगे। तो उसने कहा ठीक है जजिया हटा देता हूं, तो इसने जजिया कर हटाया था, याद रखना। फिर वैसा इसका हालांकि 1 ही साल का शासन काल है, उसमें इसने तो शासन किया ही नहीं था। ये एक डांसर थी, कोई लाल कुंवर नाम की एक महिला थी, डांसर थी, पहले जयपुर के अंदर डांस किया करती थी। एक बार जहांदार शाह डांस देखने के लिए गया, इसको पसंद आई, और इसने कहा कि बसंती आज के बाद और किसी के सामने नहीं नचेगी, केवल अपने सामने नचेगी। और ये उसको अपने दरबार में लेके आ गया, और दरबार में लाया, वो लाया, इसको पटरानी का दर्जा दे दिया था। और ये जो करती थी वही करती थी। और ये मूर्ख महिला थी, धाप के मूर्ख थी। और ये उससे बड़ा मूर्ख था जो इसके अंगुलियों पर नाचता और था। इनके तो मतलब अजीब अजीब से किस्से हैं। मतलब आज क्या, पुराने टाइम में क्या, किसी भी राजा को, कोई भी मंत्री, कोई भी भला आदमी, साधारण आदमी एक बात को तो हमेशा समझता था कि यार पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने से ग्रीनरी होती है, बरसात आती है। अनपढ़ आदमी भी इस बात को समझता है। कहते हैं कि एक बार लाल कुंवर और जहांदार शाह दोनों शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, तो शिकार वो खेलने के लिए जो रास्ता था ना, जो सड़क थी, उसके चारों तरफ पेड़ों का झुरमुट था, दोनों तरफ पेड़ लगे हुए थे। तो उस लाल कुंवर ने जहांदार शाह कहा कि बादशाह सलामत, आपको नहीं लगता कि जब हम शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो इन झाड़ियों की वजह से आगे कुछ दिखाई नहीं देता, थोड़ी दूर के लिए दिखाई देता, फिर ये झाड़ियां सी दिखाई देने लग जाती है, रास्ता साफ दिखाई नहीं देता, पगडंडी टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी है तो बीच में पेड़ पौधे आ जाते हैं। बादशाह सलामत ने लाल कुंवर की आंखों में झांकते हुए कहा, हुक्म कीजिए, गुलाम आपके हुक्म की तामील करेगा, क्या करना है। उसने कहा रोड एकदम साफ होनी चाहिए, सीधा सीधा दूर तक दिखना चाहिए। अगले दिन हुक्म की तामील की गई और सड़क के किनारे के सारे पेड़ कटवा दिए गए थे। और मतलब इसके ऐसे किस्से हैं, लाल कुंवर को इसको लेके आ गया था, और अब जब इसकी चलने लगी तो जहांदार शाह के पहले खूब सारी रानियां और थी,
उनके भी बच्चे थे, ये उन बच्चों को पसंद नहीं करती थी। मुझे लगता है कि नहीं, ये शहजादे किस बात के, मेरा जो बेटा होगा वही शहजादा बनेगा। और इसने जानदार सा कहा, मुझे तुम्हारे बेटे पसंद नहीं है। 2 बड़े बेटे थे, उनमें लगता था कि ये राजा बनेंगे आगे, ये बेटे पसंद नहीं है। जहांदार शाह ने इस महिला के कहने पर अपने दोनों बेटों की आंखें निकलवा दी थी। वो बच्चे चिल्लाते रहे कि हमारा दोस्त क्या है, हमारा दोस्त क्या। दोस्त क्या था, हुक्म बजाया गया था केवल। और तो किस्से सुने जाए इनके तो यूं शर्म आ जाए कि एक दिन जहांदार शाह सुबह सुबह नहा धो के तैयार होकर अपने अचकन के बटन लगा रहा था मुगल दरबार में जाने के लिए। लाल कुंवर सो रही थी, अचानक उसकी आंख खुली। बिस्तर पे पड़े पड़े उसने जहांदार शाह की तरफ देखकर कहा कि क्या कर रहे हो जाने मन। और जहांदार शाह ने कहा कि डार्लिंग दरबार में जाना है, तैयार हो रहा हूं। लाल कुंवर ने कहा कि मेरी एक बात मानोगे। जहांदार शाह ने वापस कहा कि आज दिन तक टाली कौन सी है मेरी बात जो तुम्हारी बात नहीं मानी हो, फरमाओ। क्या बिना कपड़ों के जाओ। जहांदार शाह ने वापस कहा हड़बड़ा का, बिना कपड़ों के, नंगा। और लाल कुंवर ने बिस्तर से उठते हुए लगभग अंगड़ाई तोड़ते हुए कहा, वैसे आपकी इच्छा नहीं हो तो कोई बात नहीं। उस मूर्ख बादशाह को, जो एक नर्तकी की अंगड़ाइयों में खोया हुआ था, उसे लगा कि यार लाल कुंवर ने कहा यदि मैं इसकी बात नहीं मानूं फिर मतलब